Good morning, students. Today we are going to discuss about one of the important topic of solution, that is vapor pressure. वेपर प्रेशर क्या है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसको देखना है। फिर उसी के साथ जो रॉल्स लॉ है उस पर बात करना है हमको, एंड फिर इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करके इस टॉपिक को समाप्त करना है। ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या चीज़, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का क्या होता है, इसके बारे में हमको जानना है और देखना है कि वेपर प्रेशर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो वेपर प्रेशर समझने के लिए सबसे पहले ये बताइए, आप ऐसा केस समझो कि यहाँ पर कोई क्लोज्ड बर्तन है, क्लोज्ड कंटेनर, बंद बर्तन है, और इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। ओके, लिक्विड का नाम है ए, मान लीजिए ए है वो लिक्विड है, और ये ए सराउंडिंग से हीट एनर्जी गेन करके, ये जो ए का लिक्विड है ये क्या हुआ, वेपोराइज हो गया। मतलब ये वेपर्स हैं इसी ए लिक्विड के, मतलब ये जो है ये ए ही है, कौन फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। मतलब आप किसी भी लिक्विड को अगर क्लोज कंटेनर में रखते हैं तो क्लोज कंटेनर में रखने के बाद वो लिक्विड हीट सराउंडिंग से हीट एनर्जी गेन करेगा और अपने मॉलिक्यूल्स को वेपोराइज करेगा। मतलब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपोराइज होंगे, और वेपोराइज होंगे मतलब वेपर्स में तब्दील हो जाएंगे। तो आपको देखना ये है यहाँ पर कि जैसे जैसे ये वेपर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेपर का प्रेशर बढ़ता जाएगा। मतलब शुरू में तो आप ये सोचिए कि ए का लिक्विड अपने गैसियस फॉर्म में पहुंच गया, मतलब वेपर्स मिले, मतलब इसी ए का गैसियस मॉलिक्यूल यहाँ पर मिला, तो ये गैसियस मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा सब जगह, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, फ्री सरफेस पर ये क्या एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर। पी प्रेशर है, वेपर प्रेशर नहीं, याद रखिए, दिस इज प्रेशर, दिस इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैसियस मॉलिक्यूल्स। मतलब सराउंडिंग से हीट एनर्जी गेन करके ए अपने आप को वेपोराइज कर लिया, गैसियस मॉलिक्यूल में बदल गया, और गैसियस मॉलिक्यूल में ये बदलेगा तो जाहिर सी बात है गैस के मॉलिक्यूल हर सारे डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो ये भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसको सीधे हम प्रेशर बोलेंगे। अच्छा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे टाइम पास करेगा वैसे वैसे इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ेगी, तो मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगी माने एज द टाइम पासेस molecules of A gaseous increases। मतलब शुरू में लिक्विड था, थोड़ी देर के बाद लिक्विड वेपोराइज करके ए गैसियस मॉलिक्यूल में बदल गया और वो एक्सर्ट किया प्रेशर सब जगह। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर्स की संख्या बढ़ने लगेगा। वेपर्स का संख्या बढ़ेगा मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस ए इंक्रीज करेगा, और मॉलिक्यूल्स जब इंक्रीज करेगा तो आपको पता है मोल इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, मोल इंक्रीज करेगा। तो P प्रोपोर्शनल टू N, अगर V कांस्टेंट है, ये बात आप आइडियल गैस इक्वेशन में जानते हैं। R तो गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब इस बर्तन के अंदर लिक्विड ए वेपर में बदला, और वेपर में बदलने के बाद मतलब गैसियस मॉलिक्यूल जो ए के होंगे वो सारे दिशा में प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इसको जनरली हम प्रेशर ही बोलेंगे। और जैसे जैसे गैस का जो मॉलिक्यूल्स है बढ़ता जाएगा, कैसे बढ़ेगा, समय गुजरता चला गया, मान लीजिए 5 मिनट में 4 मॉलिक्यूल्स थे, 10 मिनट के बाद हो सकता है 20 मॉलिक्यूल्स हो। मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और मॉलिक्यूल्स बढ़ने से मोल बढ़ेगा, और मोल बढ़ेगा तो मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। माने जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, वेपर्स की संख्या अगर बढ़ रही है तो प्रेशर भी उसका बढ़ेगा, क्योंकि वेपर का मोल बढ़ने से
प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये जो प्रेशर है इसको हम जनरली प्रेशर बोलेंगे। लेकिन एक समय आ जाएगा जिस समय में अगर 4 मॉलिक्यूल ए का जो लिक्विड फॉर्म है वो अगर वेपोराइज किया, माने वेपर फॉर्म में बदल गया, तो उसी समय 4 मॉलिक्यूल वेपर्स के कंडेंस करके लिक्विड में बदल गए। मतलब ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कि लिक्विड वेपर में बदलेगा, सिर्फ ऐसा ही नहीं होगा, एक समय आएगा जब लिक्विड वेपर में बदलेगा और वेपर कंडेंस होके लिक्विड में बदलेगा। अगर 4 मॉलिक्यूल्स ए के जो लिक्विड फॉर्म में ये वेपर में अगर बदल रहा है, उसी समय अगर 4 मॉलिक्यूल वेपर के कंडेंस्ड होकर लिक्विड ए में बदल गए, तो हम बोलेंगे ये इक्विलिब्रियम का स्टेट आ गया। क्या आ गया? इक्विलिब्रियम का स्टेट आ गया। मतलब ध्यान ये देना है आपको कि अगर कोई लिक्विड है, क्या है? अगर कोई लिक्विड है, जैसे यहाँ पर हमने माना था लिक्विड ए, और ये अगर गैस में बदल जा रहा है, जैसे यहाँ पर माना था हमने वही मॉलिक्यूल का गैस, और ये दोनों अगर इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ जाएं, मतलब रेट ऑफ लिक्विफिकेशन या रेट ऑफ कंडेंसेशन अगर रेट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर हो जाए, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम का स्टेट आ गया। मतलब एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। वेपोराइजेशन के स्टेट में वेपोराइजेशन का जो स्पीड होगा वही स्पीड किसका हो जाएगा? वही स्पीड हो जाएगा कंडेंसेशन का, रेट दोनों का बराबर हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम की जब स्टेट आ जाए, तो उस इक्विलिब्रियम के स्टेट में मान लो ये कोई लिक्विड है ए, और ये किसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम में? गैसियस ए के साथ। तो जिस समय इक्विलिब्रियम आ जाए, उस समय ये जो वेपर्स चारों तरफ जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, फ्री सरफेस पर भी, चाहे इधर, उसी एक्सर्टेड प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। मतलब वेपर प्रेशर वेपर्स के द्वारा एक्सर्टेड वो प्रेशर है जिस समय वेपर और लिक्विड मॉलिक्यूल आपस में क्या हो? इक्विलिब्रियम के स्टेट में हो। तो उस समय जो प्रेशर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर बोलेंगे। जबकि जब इक्विलिब्रियम नहीं हो, उस समय जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको सीधे प्रेशर के नाम से हम जानेंगे। तो देयर इज ए डिफरेंस जनरल प्रेशर एंड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पर क्या होगा? लिक्विड का किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड फॉर्म और उसका गैसियस फॉर्म दोनों इक्विलिब्रियम के स्टेट में रहेगा। तब जो वेपर्स उसका उस समय प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे हम वेपर प्रेशर। और यहाँ इक्विलिब्रियम का स्टेट नहीं था, सीधे ए का जो मॉलिक्यूल सब था लिक्विड ए का, ये वेपर में बदल रहा था। तो वेपर्स का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा सारे दिशाओं में, वो जो प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे? हम सीधे प्रेशर बोलेंगे। लेकिन वही जब ए का वेपोराइजेशन का रेट और गैसियस ए के कंडेंसेशन का रेट बराबर हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम आ जाए, तो उस समय ये जो वेपर्स होगा, जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर और जनरल प्रेशर में अंतर समझ में आ गया। वेपर प्रेशर में जो वेपर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म के साथ, वो वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पर या वॉल्स ऑफ कंटेनर पर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। जनरल प्रेशर और वेपर प्रेशर में अंतर है इक्विलिब्रियम के स्टेट का। यहाँ इक्विलिब्रियम का स्टेट आ जाएगा, तब वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको बोलेंगे हम वेपर प्रेशर, और यहाँ ऐसा कुछ भी बात नहीं होगा। ठीक है, तो अब डिफाइन करना है वेपर प्रेशर को। ठीक है, वेपर प्रेशर को अब डिफाइन करना है, मीन्स डेफिनेशन लिखना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या होगा भाई? वेपर प्रेशर का डेफिनेशन, वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या होगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर? मीन्स अभी हम देखेंगे वेपर प्रेशर का डेफिनेशन। ओके,
डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर, डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर, क्या डेफिनेशन होगा भाई? तो इसका डेफिनेशन होगा द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द vapors of the molecule in equilibrium with the liquid state of the molecule the pressure exerted by the vapors of the molecule in equilibrium with liquid state of the molecule to the free surface of liquid या walls of the container, walls of the container is known as vapor pressure of the liquid। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास मान लीजिए वाटर है, क्या है? वाटर है। तो वाटर का तो दो रूप होता है, लिक्विड भी और गैसियस भी। ऐसे तो तीन रूप होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस सब होता है। यहाँ पर मान लीजिए वाटर का लिक्विड फॉर्म है और ये लिक्विड फॉर्म वाटर के गैसियस फॉर्म के साथ, ये जो है ये वेपर्स क्या है? वाटर का गैसियस फॉर्म है। और ये दोनों फॉर्म एक दूसरे से क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब जिस रेट से लिक्विड गैस में बदल रहा होगा, वाटर वेपर्स में बदल रहा होगा, उसी रेट से वाटर वेपर्स लिक्विड H2 में बदल रहा होगा। तो इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम का स्टेट आ गया। तो इस इक्विलिब्रियम के स्टेट पर ये जो वेपर्स होगा, ये जो फ्री सरफेस पर, फ्री सरफेस मतलब ये वाला सरफेस, फ्री सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करा रहा होगा या वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर, इधर चाहे इधर, तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम वेपर प्रेशर। उसको क्या बोलेंगे हम? वेपर प्रेशर। अच्छा आप बताओ, इसका मतलब कि वाटर का कहा जाए वेपर प्रेशर, तो सबसे पहले ये बताइए वाटर का ये जो लिक्विड फॉर्म है और वाटर का ये जो गैसियस फॉर्म है, ये कितने डिग्री टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में? तो आपको पता है 100 डिग्री पर। 100 डिग्री पर ये जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में, ये क्या चीज़ में बदलने लगता है? गैसियस फॉर्म में। मतलब एट 100 डिग्री सी ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। मतलब H2O लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O गैस। तो इस टेम्परेचर पर जो वेपर, जो इस वेपर्स का प्रेशर होगा, वही वाटर का क्या माना जाएगा? वही वाटर का माना जाएगा वेपर प्रेशर। तो मान लीजिए प्रेशर है x atm, तो हम बोलेंगे कि वाटर का वेपर प्रेशर कितना है? x atm। वाटर का वेपर प्रेशर कितना है? x atm। मतलब जब इक्विलिब्रियम का स्टेट रीच्ड हो जाए तो उस समय जो वेपर्स या गैसियस मॉलिक्यूल जो प्रेशर एक्सर्ट करे उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। सो दिस इज़ वेरी क्लियर। इक्विलिब्रियम का स्टेट ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हमको बात करना है कि ये जो वेपर प्रेशर है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर क्या साइज़ ऑफ कंटेनर पर डिपेंड करता है या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर? माने ज़्यादा पानी रख देंगे तो ज़्यादा वेपोराइजेशन होगा, तो ज़्यादा प्रेशर होगा, क्या ऐसी बात है? किन किन चीज़ों पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको देखते हैं। माने फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। आई होप ये बात एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि वेपर प्रेशर एक्चुअली में प्रेशर ही है, लेकिन तब जब इक्विलिब्रियम का स्टेट रीच्ड हो जाए। मतलब गैसियस मॉलिक्यूल और लिक्विड मॉलिक्यूल्स अगर इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ जाएं, तो ऐसे सिचुएशन में जो प्रेशर होगा वही वेपर प्रेशर हो जाएगा। अब क्या देखना है? अब देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग
फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? सबसे पहले तो आप ये बताओ, मान लो कोई इक्विलिब्रियम का एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो सपोज कर लो ये कोई लिक्विड ए है, ये इक्विलिब्रियम में है अपने ही गैसियस मॉलिक्यूल के साथ, यानी ए का लिक्विड फॉर्म ए के गैसियस फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम में जो भी सिस्टम होता है उसका केपी और केसी आप डिटरमाइन कर सकते हैं, और जब गैसियस फेज में रिएक्शन हो तो केपी निकालना ज़्यादा सही होता है। तो डिटरमाइनिंग केपी, केपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो गैसियस फॉर्म में है डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट जो गैसियस होना चाहिए, यहाँ ये लिक्विड में है इसलिए इसका पार्शियल प्रेशर 1 लेते हैं, तो केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पीए क्या है भाई? व्हाट इज दिस पीए? पीए इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इसी को आप वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं। अब ये बताओ, ये जो केपी है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के, मतलब ए को आप ऐसे समझ लो कि ये ए का लिक्विड फॉर्म, ए का लिक्विड फॉर्म है और ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में है? ए के गैसियस फॉर्म के साथ। ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये केपी है भाई, और केपी किस पर डिपेंड करता है? क्या ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है? नहीं। क्या ये शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर पर डिपेंड करता है? नहीं। इसका मतलब ये जो केपी है ये अमाउंट पर ना डिपेंड करता है और ना ही शेप और साइज ऑफ कंटेनर पर डिपेंड करता है, और केपी बराबर है वेपर प्रेशर के। इसका मतलब वेपर प्रेशर भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, और वेपर प्रेशर भी शेप और साइज ऑफ कंटेनर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो पहला चीज़ कि ये इन फालतू चीज़ों पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब शेप बदल दो तो वेपर प्रेशर नहीं बदलेगा, आप अगर अमाउंट ज़्यादा ले लो तो भी वेपर प्रेशर नहीं बदलेगा। केपी किसके बदलने से बदलता है? टेम्परेचर के बदलने से। इसलिए टेम्परेचर के बदलने से केपी बदलेगा, और केपी बराबर है वेपर प्रेशर के, तो हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर के बदलने से वेपर प्रेशर भी बदलेगा। तो क्या देखा आपने? आपने क्या देखा भाई? आपने देखा कि वेपर प्रेशर do not depends upon पहला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड दूसरा शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। वेपर प्रेशर इन दो चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई टेम्परेचर T पर 100 ग्राम पानी ले रहे हैं तो इसका वेपर प्रेशर अगर मान लीजिए x आ रहा है, तो इस पानी के अमाउंट को बढ़ा भी दीजिएगा, 1000 ग्राम भी कर दीजिएगा, तब भी इसका वेपर प्रेशर कितना होगा? उतना ही होगा। माने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ा दीजिए आप या घटा दीजिए तो वेपर प्रेशर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब इतना ज़्यादा मत घटा दीजिए कि वेपर्स बनने के लिए लिक्विड हो ही नहीं। एक मिनिमम अमाउंट तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाते हो इसको या घटाते हो मिनिमम अमाउंट को छोड़कर, तो इसके बढ़ने घटने से वेपर प्रेशर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। इस शेप के कंटेनर में आप वाटर रखिए या इस शेप के कंटेनर में वाटर को रखिए क्लोज्ड बर्तन में, इनका जो वेपर प्रेशर अगर यहाँ x आया है तो यहाँ भी x ATM आएगा। ATM मान लो यूनिट, यहाँ भी क्या आएगा? x ATM, तो यहाँ भी x ATM आएगा। मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं कर रहा है,
और दूसरा शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि Kp जो है हमारा ये वेपर प्रेशर के बराबर है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या शेप साइज से Kp नहीं बदल रहा है, और Kp नहीं बदलेगा तो फिर वेपर प्रेशर क्यों बदलेगा भाई? वो भी नहीं बदलेगा, वो भी बिल्कुल नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि इन चीज़ों पर वेपर प्रेशर नहीं डिपेंड करता है। डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर और साथ ही साथ नेचर ऑफ लिक्विड पर। ठीक है, मतलब वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन क्या क्या? पहला टेम्परेचर और दूसरा नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, इन दो चीज़ों पर वेपर प्रेशर हमारा डिपेंड करेगा। इन दोनों चीज़ों को हमको डिटेल से देखना है। टेम्परेचर बदलने से कैसे बदलता है, नेचर ऑफ लिक्विड के बदलने से कैसे बदलता है, और इन दो चीज़ों पर डिपेंड वेपर प्रेशर नहीं करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहला देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे बदलने से वेपर प्रेशर बदलता है। ठीक है, अब क्या देखना है हमको? हमको देखना है पहला टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, इसके बारे में देखना है हमको। देखो भाई, ये जो टेम्परेचर के बदलने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, इसको आप ऐसे समझ लो कि आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो, सो यू आर प्रोवाइडिंग मोर हीट एनर्जी टू द लिक्विड, एंड आफ्टर गेनिंग मोर हीट एनर्जी द लिक्विड गेट वेपोराइज्ड। व्हेन लिक्विड गेट वेपोराइज्ड, मोर एंड मोर वेपर्स starts collecting on the surface of the liquid। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपोराइजेशन के दर को बढ़ा रहे हैं, आप रेट को बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर तो बढ़ेगा। लेकिन इसको क्वालिटेटिवली किसने बताया था? इसको बताया था क्लॉसियस और क्लैपरन, दो साइंटिस्ट हैं बेसिकली ये। इन दोनों ने मिल करके एक इक्वेशन दिया था और बताया था कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के बदलने से कैसे बदलता है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये आप लिख लो कि विथ राइज इन टेम्परेचर, माने टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर घटाओगे आप, टेम्परेचर को घटाओगे अगर आप, तो वेपर प्रेशर भी घटेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। नो, ये रिलेशन नहीं है। एक्चुअल रिलेशन जो है वो क्लॉसियस और क्लैपरन, ये शॉर्ट नेम है दोनों, क्लॉसियस और क्लैपरन ने बताया था एक्चुअल रिलेशन। So the relation between, बट ये याद रखिएगा कि वेपर प्रेशर बढ़ता है कब? जब टेम्परेचर राइज करता है, और वेपर प्रेशर घटता है कब? जब टेम्परेचर फॉल होता है, डिक्रीज होता है। द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर and vapor pressure of liquid is given by ध्यान दीजिएगा क्लॉसियस क्लैपरन इक्वेशन। क्लॉसियस क्लैपरन ने एक्चुअली में बताया था कि किस तरीके से टेम्परेचर के बदलने से वेपर प्रेशर बदलेगा। इनका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या था?
तो वो था log 10 बेस पे, ध्यान रहे, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच सॉरी P2 बाई P1 log 10 बेस पे P2 बाई, एक सेकेंड मिटाना पड़ेगा, जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या है, वो है log 10 बेस पे P2 बाई P1, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। इस तरीके से अगर आप ये 10 बेस पर नहीं देख के नेचुरल लॉगरिथम देख रहे हैं, मतलब E बेस पर, तो ये हो जाएगा P2 बाई P1, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई R, इधर हो जाएगा T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। ये 2.303 हट जाएगा। नेचुरल लॉग पर देख रहे हैं तो ये ऐसे आ जाएगा, और 10 बेस पर देख रहे हैं तो ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर समझना है आपको कि P2 क्या है, तो ये है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T2, और P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T1। डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या है, इसको बोलते हैं हम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा आपने, एक मोल सब्सटेंस को वेपोराइज करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब प्लस अमाउंट, प्लस में होता है ये, उसी को बोलते हैं हम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। और ये क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, क्योंकि लिक्विड एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन जो है ये पॉजिटिव होगा। और T1 T2 टेम्परेचर है, R तो आपको पता ही है, R को हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट। R को क्या बोलते हैं हम, R को बोलते हैं गैस कांस्टेंट। ये इक्वेशन होता है क्लैसियस क्लैपेरॉन का, लेकिन ये इक्वेशन आया कहाँ से, उस पर बात करना ज़रूरी है। मतलब थोड़ा सा आपको बता देते हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन इसका, उसको इंटीग्रेट करके आप ऐसा ला सकते हैं, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें हम। ये आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर के बढ़ने से ये बढ़ेगा, घटने से घटेगा। किस तरीके से, तो इस रिलेशन से। ये रिलेशन आया कहाँ से, तो ये रिलेशन हम बता रहे हैं। इस रिलेशन में डेल्टा एच वेपोराइजेशन आपको पता है क्या है, R पता है क्या है, T1 T2 क्या है ये पता है, P1 P2 क्या है ये भी पता है। अब हम देखते हैं ये आया कैसे रिलेशन। अब हम देखते हैं इक्वेशन। तो देखिए एक्चुअली में द क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इज, वो इक्वेशन बेसिकली है ऐसे, log P this is equal to minus H vaporization by R into 1 by T plus C। बेसिकली वो इक्वेशन इस तरीके से है। दो तरीके से आप चाहें तो डिराइव कर सकते हैं। पहला सिंपल तरीका बता रहे हैं हम, जिसको बायो वाले स्टूडेंट भी अच्छे से समझ सकते हैं, नीट वाले बच्चे भी। और दूसरा जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको देखेंगे हम। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम, तो यहाँ पर समझना होगा व्हाट इज दिस P। P इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, P इज वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड
एंड दिस डेल्टा एच वेपोराइजेशन इज व्हाट, दिस इज वेपोराइजेशन, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, एंड दिस टी इज टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर P है, और C क्या है, कांस्टेंट, जो लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। C है कांस्टेंट एंड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। अब आप मान लो, ये मान लो कि एट टेम्परेचर T1 वेपर प्रेशर क्या है, P1, और टेम्परेचर T2 पर वेपर प्रेशर क्या है, P2। इतना तो मान सकते हैं ना कि टेम्परेचर बदला आपने तो Kp बदला, Kp बदला तो वेपर प्रेशर बदला। कैसे बदला, तो क्लॉसियस-क्लैपेरन इक्वेशन से बदला। तो यहाँ टेम्परेचर अगर T1 रख रहे हैं आप तो प्रेशर P1 रखिए, मतलब वेपर प्रेशर P1 रखिए। टेम्परेचर T2 रख रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या रखिए भाई, वेपर प्रेशर आप P2 रखिए। तो रखिए, ये हो जाएगा लॉग, नेचुरल लॉग है ये ई बेस पर, लॉग P1 दिस इज इक्वल टू माइनस एच वेपोराइजेशन बाई R इंटू 1/T1 प्लस C। इसको इक्वेशन A मानो। उसी तरह से जब आप टेम्परेचर क्या रख रहे हैं, जब आप टेम्परेचर रख रहे हैं T2, है ना, जब टेम्परेचर क्या रख रहे हैं, T2 रख रहे हैं, तो वेपर प्रेशर क्या रखिए, P2, इसको C मानिए। अब A में से B को घटाइए या B में से A को घटाइए, B माइनस A क्या हो जाएगा, log P2 माइनस log P1, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई R 1/T2 प्लस C माइनस, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई R इंटू 1/T1 एंड ये माइनस C हो जाएगा। C से C कट गया, कांस्टेंट का चक्कर जो है वो ख़त्म हो गया। अब क्या बच गया, तो ये log m माइनस log n, log m बाई n लिख सकते हैं। याद रखिए नेचुरल लॉगरिथम है, मतलब ई बेस, ये क्या हो जाएगा, प्लस वाले को पहले लिखो, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बटा R इंटू 1/T1 माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई R इंटू 1/T2। ऐसा लिख सकते हैं आप, मतलब इसी को फिर आप लिख सकते हैं कैसे, तो log P2 बाई P1, log P2 बाई P1 क्या हो जाएगा भाई, log P2 बाई P1 हो जाएगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन बटा R को आप कांस्टेंट ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये कितना हो जाएगा, P2 बाई P1 दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई R एंड ये हो जाएगा T2 माइनस T1 बटा T1 इंटू T2। यही ना उस समय लाए थे हम। मीन्स ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये है आपका क्लॉसियस-क्लैपेरन इक्वेशन। दिस इज क्लॉसियस-क्लैपेरन इक्वेशन। एक तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरन इक्वेशन को। अच्छा, इस क्लॉसियस-क्लैपेरन इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, क्या ये पता चल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है? चेक कर लो। मान लो यहाँ T2 इज ग्रेटर देन T1, मान लो से, आप ऐसा मान लो, ठीक है, 2 मिनट के लिए। तो
तो T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव हो गया। एंड डेल्टा एच वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है जो पॉजिटिव ही होता है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव, पूरा टर्म ही पॉजिटिव, मतलब RHS का जो पूरा टर्म है वो पॉजिटिव, क्योंकि R है गैस कांस्टेंट, ये पॉजिटिव ही होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। एंड ये पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव ही है। सो इधर वाला इंटायर टर्म पॉजिटिव हो गया। मतलब दिस P2 बाई P1 दिस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हुआ कि log P2 बाई P1 पॉजिटिव है, मतलब log P2 माइनस log P1 पॉजिटिव है, मतलब log P2 ग्रेटर देन log P1, मतलब log खत्म हो गया तो P2 ग्रेटर देन P1। तो देखिए T2 जब आपने माना था बड़ा, तो T2 के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या था? P2, वो भी बड़ा हो गया। मीन्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेपर प्रेशर होगा वो भी बढ़ेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो इस तरह से आप क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से सीखे। ये जो आप देख रहे हैं नेचुरल लॉग, इसको अगर हटा देंगे आप, मतलब log 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर log 10 में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा रिलेशन? बोलो भाई, ये रिलेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर आप हटा दें सो दिस इज log P2 बाई P1, यही ना है? दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई R इंटू T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2, यही ना है? अब इस E को 10 बेस में बदलो, मीन्स log बेस 10। तो क्या करना होगा आपको? इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, वो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। सो दिस विल कम्स टू बी 2.303 इंटू R इंटू T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। ये आपका हुआ क्लैपेरॉन, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। बात समझ में आई? तो एक जनरल तरीके से आप समझ सकते हैं। अब इसका ग्राफ कहा जाए, ग्राफ बनाओ। ये जो क्लॉसियस एक्सप्रेशन अभी आया था, ये इसको छोड़कर सिंगल वाला, उसका ग्राफ कैसे बनेगा वो भी बताएंगे। पहले इस फॉर्मूला को हम एक और तरीके से डिराइव करते हैं, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना बात समझ में आया? आई होप ये क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब क्या है भाई? ऑल्सो क्लॉसियस क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को एक और तरीके से कैसे दिखाते हैं? तो एक और तरीके से दिखाते हैं
डिफरेंशियल फॉर्म उसको बोलते हैं हम, dP बाई पी दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई आर इंटू dt बाई टी स्क्वायर। ये डिफरेंशियल फॉर्म है दिखाने का, जहाँ पर P क्या है, प्रेशर, P है वेपर प्रेशर, डेल्टा एच वेपराइजेशन वही है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, R है गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। इसको इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन 1 मान लो, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 क्या होगा भाई, ये हो जाएगा dP बटा P, प्रेशर P1 से लेके प्रेशर P2 तक, और ये हो जाएगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई आर dt बाई टी स्क्वायर। dt है इसलिए टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2 तक। अब आप ये बता दो हमको, ये dP बाई पी, log P नेचुरल लॉगरिथम याद रखना है, 10 वाला नहीं है, तो log P कहाँ से लेके कहाँ तक, P1 से लेके P2 तक, और ये क्या है भाई, डेल्टा एच वेपोराइजेशन कांस्टेंट होगा बिकॉज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज अ नंबर, 30 जूल, 20 जूल, 50 जूल पर मोल, so it is a number, it is constant, therefore it will come outside the integration sign। तो ये बाहर चला आएगा, R is a gas constant, वो तो नंबर ही है, वो भी बाहर चला आएगा। so ये दोनों जो नंबर हैं, मतलब डेल्टा एच वेपोराइजेशन बटा R, ये बाहर चले आएंगे और बच जाएंगे अंदर डेल्टा टी बाई टी पर पावर स्क्वायर। अच्छा, टी पर पावर उधर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी पर पावर -2, सो टी पर पावर -2 dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी पर पावर -2 dt, और आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये है log P P1 से P2 तक, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई R, और ये t पर पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, कहाँ से कहाँ तक, T1 से लेकर T2 तक, तो ये हो जाएगा log log P2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log P1, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई R, और सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, t पर पावर -1 बटा -1, T1 से लेकर T2 तक, ये हो जाएगा log P2 बाई P1, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई R। अच्छा, ये माइनस साइन पहले आ सकता है, पहले ले आ दो, और क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, या पहले मत ले आओ भाई, आप सॉल्व ही कर दो, इसको 1/t लिख सकते हो, -1/t, T1 से लेके T2 तक, तो ये क्या हो जाएगा, R, और ये हो जाएगा -1/T2 -1/T1, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा log P2 बाई P1 डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई R, और ये हो जाएगा 1/T1 -1/T2, तो क्या हो जाएगा log P2 बाई P1, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई R इंटू T2 माइनस T1 बटा T1 इंटू T2, और इसको अगर आप नेचुरल लॉग से हटाकर 10 बेस पर ले जाओगे तो वो भी कर दो, log 10 बेस P2 बाई P1, P2 बाई P1, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई R T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2।
तो इस तरह से क्लॉसियस क्लैपेरन इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया दो तरीके से, एक सिंप्लीफाइड मेथड और एक इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करके वही रिलेशन आया आपको, और इससे भी यही पता चल रहा है कि अगर T2 बढ़ेगा तो P2 बढ़ेगा, माने टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर तो बढ़ता है। ये बात समझ में आ गया। अब इस क्लॉसियस क्लैपेरन इक्वेशन का कुछ ग्राफ देख लेते हैं हम, ठीक है। आगे बढ़े अब हम, ओके। ग्राफ कैसे बनेगा इसका भाई? हाउ द ग्राफ विल बी ड्रॉन? ग्राफ कैसे बनेगा क्लॉसियस क्लैपेरन इक्वेशन का? ग्राफ ऑफ क्लॉसियस क्लैपेरन इक्वेशन कैसे बनेगा? तो अभी हमने देखा था कि दिस लॉग नेचुरल बेस पी पर दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई आर इंटू 1/T प्लस सी, ये माइनस था यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इसको हम बदलें log 10 में, है ना, अगर log 10 में बदलें इसको हम, या नहीं भी बदल देंगे तो हो जाएगा log 10 बेस पर p, दिस इज इक्वल टू माइनस एच वेपोराइजेशन बाई इधर 2 पॉइंट, एक्चुअली में log 10 बेस पर करेंगे तो 2.303 से इधर मल्टीप्लाई करना होगा, और वो इधर आके इधर भी डिवाइड में आ जाएगा और इधर भी डिवाइड में आ जाएगा। सो 2.303 एंड इंटू 1/T एंड प्लस सी बाई 2.303। ये तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट था और उसमें एक कांस्टेंट से डिवाइड हो रहा है, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। नया कांस्टेंट आ जाएगा तो ये हो जाएगा log 10 बेस p माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई 2.303 इंटू 1/T एंड प्लस k, जहाँ k एक कांस्टेंट है और वो न्यूमेरिकली किसके बराबर है? c बाई 2.303 के। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसको आप ऐसे कर लो ना, log 10 बेस p दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई 2.303 r इंटू 1/T एन प्लस सी के, y इज इक्वल टू mx प्लस सी पर ले जाओ। मतलब आप x एक्सिस पर 1/, टेम्परेचर को रखो और y एक्सिस पर किसको रखो? log 10p को। तो ग्राफ कैसा आएगा? देखिए, ग्राफ आने के लिए 1/T x है और ये आप देख रहे हैं कि जो स्लोप है वो निगेटिव है। स्लोप निगेटिव होने का मतलब कि जो tan थीटा में थीटा है वो 90 से बड़ा होगा, तभी tan थीटा उसमें निगेटिव हो पाएगा।
सो जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। तभी ना आप देखो यहीं पर 90 हो गया, तो ये जो एंगल है ये तो जाहिर सी बात है थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तभी तो जो स्लोप होगा जिसको tan थीटा बोलते हैं ये निगेटिव होगा। और यहाँ देख लीजिए tan थीटा किसके बराबर है, माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई 2.303 इंटू आर। और ये जो स्लोप होगा मतलब इंटरसेप्ट होगा वाई एक्सिस पर वो क्या होगा, के होगा। सो दिस विल बी द ग्राफ बिटवीन 1/t एंड लॉग। और अगर हम बात करें नेचुरल लॉग पर, नेचुरल लॉग का ग्राफ कैसे आएगा, तो नेचुरल लॉग तो यही है ना, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम के जगह पर ये हो जाएगा। मतलब कि अगर इसी ग्राफ में ऐसा कुछ कर देते हम, इधर 1/, टेम्परेचर दे देते और इधर नेचुरल लॉग p ई बेस पर, तो भी ग्राफ ऐसा ही होता। फ़र्क सिर्फ यही होता है कि यहाँ जो tan थीटा होता ये निगेटिव तो होता ही, tan थीटा किसके बराबर होता, ये बराबर हो जाता माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई आर के बराबर हो जाता। 2.303 वहाँ पर नहीं होता, और इंटरसेप्ट भी c होता है, यहाँ पर k नहीं होता। k का मतलब c/2.303। तो इस तरीके से हम क्लॉसियस और क्लैपेरन इक्वेशन को देख सकते हैं। ये इक्वेशन क्या बताता है, ये इक्वेशन बताता है हमारे टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच रिलेशन को। तो आई होप इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला बात जो है, अगला बात है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगला बात है हमारा रॉल्ड्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वेपर प्रेशर का बात समझ में आ गया, टेम्परेचर से रिलेशन समझ में आ गया। अच्छा एक चीज़ और, वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड, उसको भी ज़रा क्लियर कर लें तो वेपर प्रेशर का टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद रॉल्ड्स लॉ का जो बात है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कर सकते हैं। तो वेपर प्रेशर क्या है ज़रा इसको समझ लीजिए। ये बात तो समझ में आ गया। अब दूसरा है अब क्या है भाई, अब देखना है वेपर प्रेशर। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो टेम्परेचर का था कि टेम्परेचर से कैसे टेम्परेचर के बदलने से कैसे वेपर प्रेशर बदलता है, ये पॉइंट था पहला। दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। तो इसमें हम क्या लिखें, इसमें यही लिखें हम कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड। ये नेचर ऑफ लिक्विड कहने का क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग, कि यहाँ नेचर क्या बता रहा है, इसको ज़रा समझिए। मान लीजिए आप ऐसा मान लो कि यहाँ पर ये कोई लिक्विड है, क्लोज बर्तन में रखा हुआ है, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, फोर्स, वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये मॉलिक्यूल जल्दी से वेपोराइज हो पाएगा, नहीं, ये वेपोराइज नहीं हो पाएगा जल्दी से, हीट एनर्जी गेन करने के बाद भी। क्यों भाई, क्योंकि हीट एनर्जी में सबसे पहले तो ये होगा कि कुछ एनर्जी तो इस बॉन्ड को तोड़ने में ही, इस इंटरेक्शन को ख़त्म करने में ही खर्च हो जाएगा, जो बचा खुचा होगा उससे वेपोराइजेशन होगा। माने
कहने का ये अर्थ है कि अगर दो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ, मतलब इफ द इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी हाई या हाई, तो ऐसे सिचुएशन में वो वेपोराइज नहीं करेंगे जल्दी, और वेपोराइज नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर घट जाएगा, वेपर प्रेशर उनका कम हो जाएगा। सो इफ द force of interaction between the molecules of liquid is high, then rate of vaporization decreases and hence vapor pressure decreases. Then rate of vaporization decreases and hence vapor pressure decreases, वेपर प्रेशर उनका घट जाएगा। आप एक एग्जांपल ले लो ना, मान लीजिए हमारे पास दो लिक्विड है, पहला है ईथर, डाई इथाइल ईथर, और दूसरा है हमारे पास CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल। क्या है? इथाइल अल्कोहल। होगा क्या भाई? होगा ये कि यहाँ इथाइल अल्कोहल्स के दो मॉलिक्यूल के बीच में H बॉन्डिंग होगा, स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग। आपको पता है H बॉन्डिंग होता है, H बॉन्डिंग का जो एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब इथाइल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स आपस में H बॉन्डिंग से कनेक्टेड होंगे, तो H बॉन्डिंग से कनेक्टेड होंगे तो जल्दी से वेपोराइज नहीं होंगे, तो वेपर प्रेशर उतना बढ़ेगा नहीं। लेकिन डाई इथाइल ईथर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। ये किस तरह का ये हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कहें तो H बॉन्डिंग तो नहीं होगा, हाँ ये ज़रूर हो सकता है, ये ज़रूर हो सकता है ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि प्लस माइनस में जो इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो हो सकता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, बट H बॉन्डिंग तो नहीं होगा। और H बॉन्डिंग नहीं होगा तो इसमें वेपोराइज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, तो ये वेपोराइज करेगा, और ये वेपोराइज जल्दी नहीं करेगा तो ये भी एनर्जी दीजिएगा तो ये बॉन्ड तो टूट ही जाएगा। 360 किलो जूल पर मोल इसका एनर्जी होता है, बॉन्ड एनर्जी, तो वो तो टूट ही जाएगा। लेकिन हम रिलेटिवली बात कर रहे हैं कि इसमें और इसमें जल्दी से कौन वेपोराइज करेगा, तो डाईइथाइल ईथर। इसका मतलब अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर का, एक सेकेंड इसको मिटा दें। अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर का, ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर का, तो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल का ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर किससे ज़्यादा हो जाएगा? डाई इथाइल ईथर से बड़ा हो जाएगा, बिकॉज इसमें H बॉन्डिंग है और उसमें नो H बॉन्डिंग। उसी तरह से अगर कहा जाए इथिलीन ग्लाइकॉल, और इधर है सीधे इथाइल अल्कोहल,
और इधर है ग्लिसरॉल। ऐसा करके दिया हुआ है। किस में ज़्यादा H बॉन्डिंग होगा? आपको पता है कि यहाँ पर 3 H बॉन्डिंग हो सकता है, यहाँ पर 1 H बॉन्डिंग हो सकता है और यहाँ पर 2 H बॉन्डिंग हो सकता है। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगा वो कहाँ होगा? इसके केस में होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद लास्ट में ये होगा। तो कहा जाए ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर कि आप बताओ किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा भाई? C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B। इस तरीके से आप बता सकते हैं। अच्छा, उसी तरह से कहा जाए कि ये मान लीजिए वाटर है और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसमें जल्दी कौन वेपोराइज होगा? वाटर में तो H बॉन्डिंग होता है, आपको पता है वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो H बॉन्डिंग में इस तरीके से जुड़े होते हैं। CCl4 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, किसी तरह का इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट भी नहीं होगा। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो, वाटर पोलर है और H बॉन्डिंग भी है। तो जाहिर सी बात है जल्दी से कौन वेपोराइज होगा? जल्दी से वेपोराइज होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो वेपर प्रेशर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड रिलेटिव टेम्परेचर पर किससे ज़्यादा होगा? वाटर से ज़्यादा होगा। माने वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ H2O। तो इस तरह से वेपर प्रेशर का जो टॉपिक है वो ख़त्म हुआ, जिसमें हमने ये देखा कि वेपर प्रेशर बोलते किसको हैं, वेपर प्रेशर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो उसमें हमने देखा कि वो नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर। बाकी चीज़ों पर जैसे शेप ऑफ कंटेनर पर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर, उन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। तो इतना हो जाने के बाद वेपर प्रेशर समाप्त हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बच गया रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना काफ़ी है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।